गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ये काफ़ी अच्छा है कि अब धीरे धीरे जो आपको असाइनमेंट दिया जा रहा है उसके बदले में जो आप आंसर दे रहे हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। ज़्यादा स्टूडेंट्स आंसर दे रहे हैं। बाकी के लोग जो अभी आंसर नहीं दे रहे हैं वो भी प्रयास करें, क्योंकि हमें हो सकता है लंबे समय तक इसी माध्यम से पढ़ना पड़े। देखिए, ये जो प्रश्न मैंने आपको बना कर दिए थे 15, इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में। आपका जो पहला प्रश्न आता है 20 अंकों का, उसमें 10 प्रश्न आते हैं और हर एक प्रश्न के 2 अंक होते हैं। सभी प्रश्न आपको करने होते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर लिखते समय आपको ध्यान ये रखना होता है कि उनका उत्तर आपको 3 से 4 या 5 पंक्तियों में लिखना होता है। अब जब प्रश्न पूछा जाए तो आपका प्रश्न के प्रति दृष्टिकोण क्या हो। सबसे पहला प्रश्न देखिए, जैसे अपन इब्न बतूता में आप सबसे पहले ये बताएं कि ये मोरक्को का यात्री था, भारत आया था। जब ये भारत आया उस समय दिल्ली पर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। ये उसके शासनकाल में यहाँ रहा, काजी के पद पर भी इसको नियुक्त किया गया। ये यहाँ से वापस गया, इसने एक पुस्तक लिखी रेला, जो तात्कालिक भारत के बारे में जानने का हमारे पास एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसकी पुस्तक निष्पक्ष मानी जाती है क्योंकि इसने अपना वर्णन भारत से जाने के बाद लिखा। इसी तरह जैसे आगे और फुतुह सलातीन है, ताजुल मासीर है, ये पुस्तकें हैं। तो किसी अगर पुस्तक के बारे में प्रश्न आ रहा है तो आप सबसे पहले ये बताएंगे कि ये पुस्तक किसने लिखी है, किस कालखंड के दौरान का इतिहास इसमें बताया गया है, और अगर कोई ख़ास बात इसमें है पुस्तक में तो आप उसका उल्लेख करेंगे। चौथा और पांचवा प्रश्न, तराइन का दूसरा युद्ध, चंदावरग युद्ध। यदि किसी युद्ध पर प्रश्न पूछा जाता है तो आपका उत्तर देने का तरीका क्या रहेगा। जैसे मान लीजिए तराइन का द्वितीय युद्ध, आप सबसे पहले ये बताएंगे कि तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में लड़ा गया था। आप ये बताएंगे कि ये 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। आप ये बताएंगे कि इस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय को पराजय का सामना करना पड़ा और इस पराजय का भारत के इतिहास पर बड़ा महत्वपूर्ण असर यह हुआ कि इसके साथ ही भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया। ये सारी बातें कवर करेंगे, तब आपका आंसर परफेक्ट होगा। यदि व्यक्तियों के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए आराम शाह है, जलालुद्दीन मकबरनी है, जलालुद्दीन याकूत है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह है, अलाउद्दीन मसूद शाह है, तुगरिल खां है, केकुबाद है, सातुर खां, तो इनके बारे में आप ये बताएंगे कि ये किस कालखंड से संबंधित हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए तुगरिल खां, तो तुगरिल खां के बारे में आपको प्रश्न पूछा गया तो आप लिखेंगे तुगरिल खां बलबन के समय बंगाल का सूबेदार था। इसने बलबन के विरुद्ध विद्रोह किया। बलबन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए तुगरिल के विद्रोह का दमन किया और उसके पश्चात उसको और उसके साथियों को बहुत ही क्रूरता से उसने मार डाला। इसका असर यह हुआ कि तुगरिल खां के बाद किसी ने भी विद्रोह करने की हिम्मत नहीं की। ये सारी बातें आ जानी चाहिए कि ये व्यक्ति किस कालखंड से संबंधित था, ये इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है, हमें इसके बारे में हम क्या जानते हैं, वो सब बातें आप बताएंगे। चालीसा दल देखिए, चालीसा दल के बारे में आप बताएंगे कि इल्तुतमिश ने अपने भरोसेमंद जो दास अधिकारी थे उनका एक संगठन बनाया जिसकी सदस्य संख्या 40 ही हो, ये ज़रूरी नहीं थी, लेकिन ये 40 के आसपास थे। ये लोग इल्तुतमिश के प्रति तो निष्ठावान बने रहे, लेकिन इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद ये आगे आने वाले सुल्तानों के लिए बड़ी समस्या पैदा करने वाले हो गए और इन्होंने इल्तुतमिश के जो वंशज थे उनको परेशान किया, उनको अपना कठपुतली शासक बनाने का प्रयास किया और अंततः इस 40सा दल का दमन बलबन ने किया। ये सारी बातें आप बताएंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न जब आप उत्तर लिखें तो इस बात का ध्यान रखें कि जो काम की बात है वो सारी है, बिना काम की बात न लिखें आप। ठीक है, जैसे बलबन की रक्त और लोहे की नीति, आप लिखेंगे कि जब बलबन ने, इस प्रश्न का उत्तर जब आप लिखना शुरू करेंगे तो आप बताएंगे कि जब बलबन ने दिल्ली सल्तनत के शासक के रूप में अपना कार्यकाल आरंभ किया तो उस समय दिल्ली के सुल्तान की प्रतिष्ठा काफ़ी गिर चुकी थी। वह उस प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित करना चाहता था और इसके लिए उसने जिस नीति का सहारा लिया, अवलंबन किया वह रक्त और लोहे की नीति थी। रक्त और लोहे की नीति से तात्पर्य है लोहा यहाँ हथियारों को बताता है और रक्त अपने विरोधियों की, अपने शत्रुओं की गई हत्या को बताता है। अर्थात बलबन ने राजपद की प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित करने के लिए अपने विरोधियों का, अपने शत्रुओं का अत्यंत क्रूरता से दमन किया। यही उसकी रक्त और लोहे की नीति थी। इसकी सहायता से उसने राजपद की प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित किया। आप देखिए, जैसे शाह तुर्कान के बारे में आपको लिखना है तो आप क्या लिखेंगे कि शाह तुर्कान एक तुर्की दासी थी। ये रुकनुद्दीन जो फिरोज शाह है उसकी माता थी और उसने इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रजिया
हिसाब से तो रजिया सुल्तान बननी थी, क्योंकि इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी चुना था, लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो था दिल्ली का अगला सुल्तान हो गया। तो शाह तुर्कान उसकी माता थी, एक तुर्की दासी थी और इल्तुतमिश की पत्नी थी। ये अत्यंत ही क्रूर महिला थी और रजिया ने जो तख्ता पलट किया उसमें इसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसके क्रूर शासन से अमीर परेशान हो चुके थे। ये सब बातें जब आप लिखेंगे तभी आपका आंसर परफेक्ट हो पाएगा। कुछ लोगों ने बहुत ही शानदार उत्तर लिखे हैं और बाकी के लोगों ने भी अच्छे उत्तर लिखे हैं। निस्संदेह मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों में आप बहुत अच्छे उत्तर लिखने लग जाएंगे। इसी तरह लगे रहें। धन्यवाद।